तो काफिर दोनों तरफ से मार खा रहे थे। तो हमने सोचा ये मोदी आके हमें बचाएगा। ये तो इतना धर्म और देशद्रोही निकला, मैं तो कह रही हूँ इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना इसने हिंदू समाज को, धर्म को नुकसान, अंदर में घुस के नौटंकी करके, जैसे रावण आया था ना साधु का वेश लेकर सीता को हरण करने, तो ये आदमी भी इसी किस्म से साधु का वेश, वो देखा नहीं आपने, हल्दी लगाएगा, तिलक लगाएगा, नौटंकी करेगा, मंदिरों में जाके नौटंकी करेगा, 20 कैमरा के आगे हाथ जोड़ रहा है कि मोदी को हर बारात का दूल्हा बनना होता है, चाहे वो वैक्सीन की, जेनोसाइडल वैक्सीन की बात। अगर यहाँ बंदूक रख के कहो या तो गोली खाओ या वैक्सीन लो, मैं तब भी नरेंद्र मोदी तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी, गोली खा लूंगी। एक तो मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा जी। अब मुझे क्या पता सुप्रीम कोर्ट दब्बू होते हैं, वैसे तो पता ही हमारी अदालतें क्या होती है, कि मैंने कभी किसी पार्टी से कुछ भी मांगा हो अपने लिए तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी। और गौ रक्षकों को गुंडा माली मोदी ने कहा, मुसलमानों ने नहीं कहा। आप सोचिए, तो इसको मैं हिंदू हृदय सम्राट कैसे मान लूं? सालार के नादरीन की खिदमत में सलाम व आदाब अर्ज़ है। आज हम एक खुसूसी मेहमान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गुफ्तगू काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी अहम है, सीरियस गुफ्तगू है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उनकी इमेज को फर्बिश करने के सिलसिले में, उनकी इमेज को बेहतर बनाने के सिलसिले में जिस खातून ने अहम रोल अदा किया वो है मधु पूर्णिमा किश्वर साहिबा, जो प्रोफेसर हैं, रही हैं। इसके अलावा जो है मनुषी नाम की एक मैगजीन निकालती हैं, एक अरसे से जो है तो मैगजीन निकाल रही हैं वो, और ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ती हैं। तो उन्होंने जो है एक किताब लिखी थी, ये किताब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया। ये किताब जो है उस वक्त लिखी गई थी जब मोदी की इमेज जो है एंटी मुस्लिम इमेज थी। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है, उनकी इमेज को जो है तो बेहतर करने की बड़ी कोशिश की थी। लेकिन आज वो जो है अचानक जो है क्या हुआ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो मोदी साहब के खिलाफ बोल रही हैं वो कोई विश्व गुरु नहीं है, वो कोई 18 घंटे काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम मधु किश्वर साहिबा का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मधु किश्वर साहिबा, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नमस्ते जी। जी। तो आप ये बताइए कि अचानक आप मोदी पर हमलावर हुई हैं, आपने उनकी इमेज बनाई, इमेज बिल्डिंग का काम किया ज़बरदस्त तरीके से। अब 10-12 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप जो है उन पर जो है हमलावर हुई हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि भारत का मीडिया जो है और पत्रकार पढ़ते तो बिल्कुल है ही नहीं जी। और जिससे भी इंटरव्यू करने आते हैं उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं, सिर्फ सनसनीखेज 2-4 सेंटेंस पकड़ लेते हैं और फिर उसी पे बार बार सवाल जवाब होते हैं। सच तो ये है, ये जो मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया ये 2013 में लिखी गई किताब, और इसमें इमेज बनाने का सिर्फ इसके पीछे एक ही मकसद था, इमेज को बनाने की बात नहीं थी। मोदी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, इसने जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है गुजरात में, और गुजरात का हिंदू फासिस्ट हो गया है और मुसलमानों के ऊपर कहर ढा रहा है और मुसलमान असुरक्षित है। ये बहुत भारी नैरेटिव चला था, 10 साल तक मैं सुनती रही। और क्योंकि इस नैरेटिव को चलाने वाले जो लोग थे ये फॉरेन फंडेड एनजीओज, टीस्टा सेटलवाड, हर्ष मंदर, इंदिरा जयसिंह वगैरह, ये पूरा माफिया गैंग है फॉरेन फंडेड एनजीओज का। क्योंकि इनकी हरकतों से मैं बखूबी वाकिफ हूँ और मैंने देखा है कि हर फेक नैरेटिव को कैसे ये चलाते हैं और इनको पैसे मिलते हैं। ये तो मैंने ट्रैक भी किया है, इनको कब कितने पैसे मिले, ये टेढ़ा मेढ़ा कानून पास करवाओ, ये इस पे एडवोकेसी करो, करोड़ों रुपया इनको मिलता है। ये FCRA के वेबसाइट से मैंने ट्रैक भी किया था।
और क्योंकि फॉरेन फंडेड एनजीओज की राजनीति बहुत जहरीली रही है, तो मुझे जब 10 साल 11 साल हो गए इनकी कैंपेन के, तो मुझे लगा कि जाके अब तो तहकीकात कर लेनी चाहिए। ना तो मैं मोदी को जानती थी, ना मैं कभी गुजरात की पॉलिटिक्स से वाकिफ रही थी, दूर दूर से उतना ही जानती थी। और मोदी से कोई रिश्ता नहीं, भाजपा से कोई रिश्ता नहीं, भाजपा की मैं कभी वोटर नहीं रही और आज भी नहीं हूँ, तब भी नहीं थी। अब मैं गुजरात केवल ये देखने गई थी कि ये वाकई ही क्या उतना बड़ा राक्षस है जितना मुस्लिम समाज और फॉरेन फंडेड एनजीओज और कम्युनिस्ट पार्टी वाले बता रहे हैं। एक मासूमियत से मैं गई थी देखने। वहां क्या देखा मैंने, अगर आप देखेंगे ना, ये किताब पढ़ेंगे, इसमें 90% इंटरव्यूज केवल मुसलमानों की है। मैंने फोकस ही किया मुस्लिम बस्तियों पर, मुस्लिम गांवों पर, मुस्लिम प्रोफेशनल्स पर, मतलब तरह तरह के जो मुस्लिम समुदाय होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं, किसान हैं, मछुआरे हैं, अधिकतर मैंने मुसलमानों पर ही फोकस किया। उनकी लंबी इंटरव्यूज ली, वीडियो रिकॉर्डेड। मैंने खुद एक छोटा सा कैमरा था, मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं कैमरा की टीम लेके जाती, तो एक सोनी का हैंड हेल्ड कैमरा था। हर इंटरव्यू मैंने वीडियो रिकॉर्ड इसलिए की ताकि बाद में मुझे कभी कोई ये ना सवाल उठाए मेरे ऊपर, ये तो आपने मनगढ़ंत कहानी लिख ली। तो पूरा एविडेंस है कि हूबहू इंटरव्यूज हिंदी में थी, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट तर्जुमा उसका मैंने स्वयं किया, तो एक्यूरेट है। फिर 6 महीने बाद मोदी की इंटरव्यू की। 6 महीने तक मैं मोदी से मिली नहीं। मैंने देखना था कि मुसलमान कहते क्या हैं, उनकी हालत क्या है। जो असलियत जमीनी हालात देखी वो बिल्कुल उल्टी थी। मुसलमान जितने खुशहाल गुजरात में थे उतने उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिख रहे थे या दिल्ली में भी नहीं। उन्होंने जो इनके तारीफ के पुल बांधे मोदी के कि ये क्या क्या हमारे लिए कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। जैसे राजकोट के ही मुसलमानों ने, वहाँ उनके कुछ नेता थे जिन्होंने राजकोट में जो मोदी ने पहला चुनाव लड़ा, तो मुस्लिम कम्युनिटी के मर्दों और खवातीनों ने मिल के इसकी चुनाव कैंपेन चलाई थी। और ये भी खुल के अखबारों में, मैंने गुजराती अखबार भी खंगाले उस समय के, वो कोट भी किए हैं, और उनमें इनकी इंटरव्यूज आ रहे हैं चैलेंज करते हुए कांग्रेस पार्टी को कि इस बंदे ने 4 महीने में जो कर दिखाया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, मुसलमानों के लिए जो जो हमारी मांगे मान ली और किस तरह हमारी खिदमत के लिए तैयार रहता है, इतना तो आप 40-50 साल में भी नहीं किए हो, तो इसलिए क्यों हम आपको वोट दें। और काफी बड़ी मात्रा में मोदी को राजकोट के चुनाव में इनकी वोट भी मिली। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने, जैसे सलाया गांव मछुआरों का, सारे मुसलमान ही, वहां मैंने जब सुना कि 100% फुल पैनल मुसलमानों का चुन के आया है भाजपा के टिकट पे, और मैं सलाया गांव गई कि ऐसा कैसे हो गया, आप इतनी भारी मात्रा में भाजपा के और मोदी के प्रशंसक कैसे हो गए कि उनके टिकट पे आप लड़ रहे हैं और फुल 100% भाजपा को मतलब पूरा पैनल मिल रहा है, ऑपोजिशन को खात्मा कर दिया। उन्होंने जो बातें बताई पूरा उसमें भी है। राजकोट में, राजकोट के अलावा कच्छ का जो भूचाल हुआ था, वहां जो मुसलमानों ने बताया कि कितनी खिदमत हुई। सूरत के फ्लड्स के दौरान मुसलमानों ने बताया कि इसने कितनी खिदमत की मुसलमानों की। फिर महेश भट्ट और अन्य कई मुसलमानों ने, जफर सरेशवाला ने पहली बार मुझे इंटरव्यू दिए थे, उसके बाद वो नेशनल टीवी पे आने लगे। मेरी किताब को पढ़ के लोगों ने उनकी तरफ तवज्जो दी। तो अब आप बताइए, जब मुसलमान कह रहे हैं कि ऐसा अच्छा तो हमारा खिदमतगार कभी मिला नहीं हमें, और हम खुशहाल हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि ये रुकावट नहीं डालता। कोई स्कूल खोलना है, कोई कॉलेज खोलना है मुस्लिम कम्युनिटी में, फटाफट
परमिशन मिल जाती है, पहले सालों लग जाते थे। या कोई और दिक्कत आती है हमारे को, अगर किसी हमारे स्कूल को या किसी पासपोर्ट बनाने में या किसी और मसले में, हम जाते हैं तुरंत चुटकी भर में ये काम करवा देता है। और फिर मोदी जी ने खुद भी बताया कि कैसे मेरे पास कुरान लेके आए थे एक डेलीगेशन में, और मैंने कैसे बाकायदा उसका अध्ययन किया, और मुझे वो कॉपी भी दिखाई कुरान की, मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ गजब के रिश्ते। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों है, ये मैंने इस किताब में डॉक्यूमेंट किया। और उस वक्त नहीं समझ आया, उस वक्त लगा कि ये लेफ्टिस्ट तो झूठ बोलते ही हैं, और खासकर फॉरेन फंडेड लेफ्टिस्ट तो बिल्कुल होते ही ऐसे हैं, क्योंकि मैं इनसे बहुत परहेज करती रही हूँ, इनकी फरेबी पॉलिटिक्स को करीब से देखा है मैंने। लेकिन बाद में समझ आया मुझे, क्योंकि बाद में पता चला, वर्षों के बाद, फिर आप खुद ही देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बने, अब हिंदू इनसे बहुत नाखुश है। मैं भी एज ए हिंदू बहुत नाखुश हूं, मैं ही नहीं, सभी इन त्राही त्राही मची हुई है। गौरक्षा का मसला हो, हमारे मंदिर लौटाने का मसला हो, जिस तरह इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर पर कब्जा करके पीएमओ का अख्तियार बना दिया है, और वो करप्शन लिप्त मंदिर बना है, वो उसकी जो सेक्रेडनेस है उसको बुरी तरह से तबाह किया है। और उसके साथ साथ कोविड में जो इनका रोल रहा, स्कैम था, वो कोई वायरस नहीं था, मैनमेड स्कैम था। और ये एम्बेसडर बन के फार्मा माफिया के, ग्लोबलिस्ट माफिया के जो हरकतें कर रहे हैं, एक के बाद एक 11 वर्षों में मैं लगातार खुलेआम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, लेखों के माध्यम से सवालिया निशान उठाती रही हूँ। और ये तो मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती ना, मैंने पूरा डाउनलोड किया है अब 2011-12 से लेकर मेरा ट्विटर हैंडल। मैंने मोदी को किन किन बातों पर चिताया, मैंने मोदी को किन किन बातों पर खूब लताड़ा। और उसके बाद जैसे मेरे 2-2 घंटे के वीडियो हैं, किस थीम पर, आप सोचिए, मोदी के अक्षम्य अपराध, यानी ऐसे ऐसे जुर्म मोदी ने किए हैं भारत देश के साथ, विशेषकर हिंदुओं के साथ, जो माफ करने लायक है ही नहीं। और मैं तो खुलेआम कहती हूँ, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी जितना तुम प्रताड़ित कर रहे हो हिंदुओं को। और जिस तरह SC/ST एक्ट को लेकर और कितने कानूनों को लेकर हिंदू समाज को ये आदमी तोड़ रहा है और बांट रहा है। किसी जमाने में जब इसको कहा गया था डिवाइडर इन चीफ, तो उस वक्त तो जो टाइम मैगजीन ने कहा था वो हिंदू मुसलमानों को लेकर कहा था कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा। ये आदमी हिंदू मुसलमानों में तो खैर जो है दरार बढ़ाई है इस आदमी ने, लेकिन हिंदुओं के बीच में SC को लेकर, ST को लेकर, OBC को लेकर, MBC को लेकर बढ़ाया जाता है रिजर्वेशन, और विशेष स्कीम्स हैं केवल मुसलमानों के लिए, हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च रहा है। और फिर SC/ST के लिए हजारों स्कीम्स हैं, और जनरल कैटेगरी का हिंदू भले ही वो रिक्शा वाला हो, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए नफरत पैदा कर रहा है और बार बार कह रहा है हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा, सरतन से जुदा हो रहा है हिंदुओं के, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इतना काल नेमी आदमी, हिंदुओं का इतना बड़ा दुश्मन, तो मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब भी हुआ होगा। इसीलिए मैंने कहा एक मेरे ट्वीट में, एंड आई मीन इट, कि दाऊद इब्राहिम के दरबार में शायद हिंदुओं को न्याय मिल जाए, मोदी के दरबार में नहीं हिंदुओं को। लेकिन मैडम आप जो कह रही, और ये मैं आज से नहीं कह रही हूँ, बहुत बड़ी लंबी वो लिस्ट है जो इसके क्राइम्स, इसने क्या क्या गलत किया देश के लिए, धर्म के लिए, देश और धर्म की बात कर रही हूं मैं। और इसमें लेफ्टिस्ट एजेंडा बिल्कुल फेक इसलिए है क्योंकि वो भी फॉरेन फंडेड है, और मोदी भी अब पता चल गया
कुछ साल पहले तो हमें पता चल गया ACYPL का ट्रेंड है ये बंदा। 1993 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तो ACYPL, जो कि CIA का एक फ्रंट है, जिसका स्टेटेड पर्पस है, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखिए, उसका खुला ऐलान है कि वो वर्ल्ड लीडर्स को ट्रेन करते हैं, यानी पोटेंशियल वाले लोगों को पकड़ते हैं और फिर उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको किसी को प्रधानमंत्री, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ भी बनाते हैं ताकि ग्लोबल पॉलिटिक्स कंट्रोल की जाए। तो ये ग्लोबलिस्ट माफिया जो है, जिसको अमेरिकन डीप स्टेट भी कहते हैं, ब्रिटिश डीप स्टेट भी कहते हैं, इनसे मिलकर इसने ट्रेनिंग ली है। कम से कम 30 बार ये जा चुका था अमेरिका उनकी ट्रेनिंग पर, ये तो बाद में पता चला। इसका मतलब दोनों पक्ष विदेशी पपेटियर है, कठपुतली का नाच दोनों तरफ से जो खेला जा रहा है वो नचाया जा रहा है अमेरिकन डीप स्टेट, CIA द्वारा, और इसीलिए फॉरेन फंडेड NGOs इसके खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो अब ये तो बहुत ही सीरियस आपका इल्जाम है कि ही इज ए CIA प्लांट बिल्कुल। तो ये तो बहुत सीरियस है। तो हाँ, मैं तो कह रही हूँ है जी, इसीलिए बोल रही हूँ। देखिए, अगर वो छोटी मोटी बात होती ना, जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे हैं, कब से कह रहे हैं इसका महिलाओं के साथ या फलां ढिमका के साथ, वो कब से कह रहे हैं, मैंने तो नहीं उस बात पर कभी चर्चा की थी। सुब्रमण्यम स्वामी कहे जा रहे हैं कितने सालों से। इनकी हिम्मत हुई मोदी जी की कि उसको चुनौती दें या उस पर कोई मुकदमा दायर करें, नहीं ना। तो मैं जिस बात पर आग बबूला रही हूं वो ये कि ये CIA प्लांट है और देश को तबाह करने की इसको सुपारी मिली है। उनका, आप जानते हैं अब ईरान में जो हो रहा है या मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो होता है, आप जानते हैं अमेरिका क्या करता है। एक तरफ अपना पपेट बिठाते हैं हुकूमत में, दूसरी तरफ फिर उसके खिलाफ मान लो तालिबान खड़ा कर दिया, कहीं ISIS खड़ा कर दिया, कहीं वो जो ईरान का है, क्या नाम बोलते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम ईरान वो की, जो है मुजाहिदीन खल्क है। नहीं, एक और भी है ना, हिजबुल्ला, या नहीं, वो लेबनान में हिजबुल्ला, और ईरान का जो भी, हर मुल्क की टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन और ब्रिटिश एजेंसीज ने खड़ी की हैं। वो जुंदल्ला की बात कर रही है। सभी जगह की जितने, तालिबान तो मानते हैं CIA की गिफ्ट थी अफगानिस्तान को। ईरान में भी आप देख रहे हैं, अब उनकी ऑयल चाहिए, उनकी मिनरल वेल्थ चाहिए। आप जो कह रही है मोदी जी जो है प्लांट है, CIA प्लांट तो कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। क्या कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस तरह से वो करने के लिए, कम्युनिस्ट को समझिए, हिंदुओं को खात्मा करने के लिए ना, ये नहीं कि हिंदू कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं में वो मादा ही नहीं है। पर यहाँ कितनी खड़ी कर रखी है तंजीमें, कश्मीर में नहीं खड़ी कर रखी, कितने टेररिस्ट ग्रुप्स, और बाकी मुल्क में भी PFI जैसे, जिसका खुला ऐलान है कि 2047 तक, जिसको मोदी कह रहे हैं अमृतकाल। आप देखिए गजब की बात, मोदी कह रहे हैं अमृतकाल भारत का होगा, और PFI कहते हैं तब तक पूरा हिंदुस्तान, उसका इस्लामीकरण हम कर चुके होंगे, यहाँ कोई मंदिर नहीं बचेगा, कोई काफिर नहीं बचेगा। तो मोदी का अमृतकाल PFI के एजेंडे से मैच करता है, इसका मतलब। तो मैं यहाँ पर आपको बीच में ये कहूँगा, इफ यू डोंट माइंड, मैंने वो उनकी जो किताब है PFI की, वो मैंने देखी है, उसमें ये बात नहीं लिखी है कि भाई मुसलमानों की तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट के सोशल। नहीं, मैंने पढ़ी है, किताब मैंने भी पढ़ी है, भारत सरकार ने रिलीज की है। ऐसे तो नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा ये छोड़िए, अच्छा छोड़िए, इस्लाम का खुला एजेंडा है कि नहीं कि पूरी दुनिया पे इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं है कि नहीं? नहीं,
झूठ ऐसा भी नहीं। बोलते हैं आप, चलिए छोड़िए, चलिए जिसने चलिए, इस्लाम अब के मैं- नाम पे झूठ बोलना उससे क्या बात अच्छा है। ठीक है, चलिए आप जो है हमारे पास जो है आपने जब से जो है ये मेरे एक सवाल का हाँ, जवाब जी जी दो। बोलिए बोलिए। ये आदमी इतनी खिदमत इस्लाम की कर रहा है, हाँ। कर रहा है ना, हाँ। स्पेशल स्कीम्स दे रहा है, हाँ। आईएएस आईपीएस फौज हर में भर्ती तेजी से हो रही है, प्रोपोर्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्पेशल लोन्स दिए जा रहे हैं मुसलमानों को, स्पेशल स्कॉलरशिप्स दी जा जी। रही है, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए 1 लाख तो वजीफा, उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। हर मायने में आपके मस्जिदों को ये आपके मौलवियों को पैसे देता है, कभी मंदिरों के पुजारियों को नहीं दे रहा। हर मायने में इसने रेवड़ियां नहीं, गोल्ड प्लेटेड रेवड़ियां बांटी है मुसलमानों को, और अल्लाह की या प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ करते ये नहीं थकता। इतनी चमचागिरी करता है जितने मुसलमान भी नहीं करते। उसके बावजूद मुसलमान इसको क्यों नफरत करते हैं, मुझे ये समझाइए। तो आप समझाइए। ठीक, मैं आप बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, फैक्ट्स मैं वैसे प्रोफेसर हूँ, हाँ, और रिसर्च जर्नलिस्ट जी, हाँ, रिसर्च जर्नलिस्ट कोई रिसर्च नहीं करता। वही कह रहा हूँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात, फैक्ट्स पर आप ज्यादा वो करती हैं। अब आप सबसे पहले ले लीजिए, बजट को ले लीजिए, जो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट है, ठीक है, आप माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकती है। 2 मरतबा 2023 और 24 और 2022 और 23 में 5-5 हज़ार का बजट जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए अलॉट किया गया, लेकिन उसका जो है किसमें 24%, किसमें 16% जो है यूटिलाइज हुआ वो बजट। दूसरी बात जो है, अब ये जो इस साल का जो बजट आया है वो जो है घटाकर जो है, आप अलग चाहते क्यों हैं, मुझे सबसे पहले इसका जवाब दो। मिनिस्ट्री तो नहीं क्यों हो, नहीं क्यों हो? नहीं आपकी संख्या, मैं ये कह रही हूँ, आप ना मुसलमानों के लिए नहीं है ना मैडम, आप फैक्ट्स जो है ना थोड़े तोड़े मरोड़े नहीं तोड़े, आप देख लीजिए। एक मिनट जी, आई वांट टू नो। हाँ, मुसलमान हाँ, ग्लोबल डोमिनेंट पावर है, हाँ, ठीक है, हाँ, और तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो पार्टीशन के वक्त 25% तो कम से कम थे 1947 के बाद। आज के दिन वहां 1% भी नहीं हिंदू बचा, मर गए, उनको मारा गया, फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया, भगाया गया, जलील किया गया, और मंदिर तोड़े गए, किसी मुसलमान को तकलीफ। अच्छा सुन लीजिए, यहाँ तो संख्या बढ़ी है, 8% थी 1947 में, आज कम से कम 20 नहीं तो 25-30% मुसलमान हो चुके हैं। अब वो 2 नामों से रहते हैं, है ना, कन्वर्ट करके पूरा नहीं बताते। ये मैं अनेकों उदाहरण मैं पर्सनली जानती हूँ। अगर 8 से 20%, 25%, जितने भी परसेंट आप हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ फल फूल रहे हैं। पर इस्लामी मुल्कों में हिंदुओं के साथ अन्याय, चाहे बांग्लादेश चाहे, तो ये बोलता है, ये कभी बोलता है, उसका भी फैक्ट मैं कह रहा हूँ। नहीं फैक्ट नहीं, पाकिस्तान का जो है ना, आप जो कहा ना, जो आबादी थी, बिल्कुल सही कह रही थी आप। तो पाकिस्तान में जो 2.5% थे, 2.5 नहीं थे, 25 थे। अरे आप मैडम फैक्ट चेक कर लीजिए, कितने थे? मैं भी, हाँ? 47 में कितने परसेंट थे? हाँ, पूरे पाकिस्तान में, दोनों ईस्ट पाकिस्तान में कितने थे? तो नियर अबाउट 22% थे। वो वहाँ बांग्लादेश के जो वो हिंदू है वो आए हैं, ये कह सकती है आप, वहाँ आए हैं, मारे नहीं, जबरन कन्वर्ट नहीं हुए, वहाँ लड़कियां उठाई नहीं जाती, आए वो थे। कुछ केसेस होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो है बार-बार मैं भी खुद कम हुए ना, मेन बात है। आप कहो 25 नहीं, वहाँ पे तो जो 25 से अगर पाकिस्तान में 1% रह गए, 2.5% नहीं 1% मुश्किल से है, और त्राही मची हुई है, कम हुए ना जी, करोड़ों की संख्या में कम हुए ना जी। मोदी की कभी जबान, करोड़ ही होते हैं जब परसेंट इतनी गिरे। मोदी की जबान कभी खुली है हिंदुओं के पक्ष में, पाकिस्तान में, चाहे हिंदू हो चाहे बांग्लादेश में? नहीं। आपकी खिदमत, अगर एक किसी मुसलमान को खरोच आ जाए तो उसके आंसू रुकते नहीं हैं, और यहाँ सर तन से जुदा आए दिन हो जाए तो मोदी जबान नहीं खोल पाता, बेचारा इतना डरा हुआ है, दहशत में आपकी। आप क्यों नहीं उसको अपना मान लेते? ये मॉब लिंचिंग हो की केसेस हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग आपके क्या हमारे हिंदुओं के हो रहे हैं?
छोड़िए, हाँ। छोड़िए, और ये वक्फ छोड़िए, एक्ट आया। वक्फ एक्ट को रद्द करके सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेनी चाहिए थी। जी। और मोदी के काल में हाँ। कम जी से कम डबल ट्रिपल हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी। ये आंकड़े सरकार के। कहाँ से होगी मैडम, कैसे होगी? आप क्योंकि वक्फ रूल ऑफ लॉ है नहीं हमारे कंट्री में। नहीं है। मुसलमानों के लिए तो कहीं भी नहीं होता। अच्छा, मुसलमानों के लिए तो रूल ऑफ लॉ होता है। वो तो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है जो हमें इस्लाम को कह रही है प्रॉपर्टी। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये आदमी इतनी आपकी खिदमत करता है, आप मानते क्यों नहीं हो कि आपका है? फिर ये इनकी तो इमेज बनी हुई है, एंटी मुस्लिम इमेज आपने बनाई। वो खुद ही बोलते हैं, तकरीरें करते हैं, उनके एक्शंस जो है। नहीं, अल्लाह की कितनी तारीफ करते हैं, प्रॉफिट अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह तो सबका ये करते हैं ना, प्रॉफिट की तारीफ। ईश्वर का ये, गॉड नहीं, अल्लाह और ईश्वर एक नहीं हो सकते। नहीं है, झूठ मत बोलिए। आप मंदिर में जाके कभी कीर्तन करेंगे? नहीं करेंगे। हम हिंदू मूर्ख हैं जो चले जाते हैं मस्जिद में भी, मजारों में भी। मुसलमान कोई नहीं जाता। अच्छा, कोई नहीं जाता। अब मैं आ रहा हूँ कि ये जो है आपने जो है तकरीबन 10-11 साल तक जो है आप मोदी साहब के लिए काम करते रही है। अरे फिर वही बात। नहीं, ठीक है। हेलो, एक किताब ये लिखी है कि वही। ये इस्लाम का खिदमतगार है। अच्छा। जिन्ना से ज्यादा। जिन्ना ने तो पार्टीशन कराया, खूनो खराबा कराया। ये साइलेंटली डेमोग्राफिक इन्वेजन करा के हिंदुओं को लुप्त कर रहा है। तो ये आप जो है 11 साल तक नहीं, 11 साल तक इसके ऊपर वो कटाक्ष और मैं इसकी क्राइम्स गिनाती रही जो हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, ये दोनों करता रहा है। अच्छा। और आप फिर बार कह रहे हो मैं तो 11 साल तक उसके कसीदे पढ़ती रही। नहीं भाई, पढ़ के आया करो। ये जो मेरी कथुआ वाली किताब है, ये है ना किताब कथुआ, गर्ल फ्रॉम कथुआ। पीएमओ ने, महबूबा मुफ्ती ने जो ISI का प्लॉट था, इस लड़की को महबूबा मुफ्ती के सुपरविजन में मरवाया। ये मुसलमान लड़की को मुसलमानों ने मारा, एक अनाथ लड़की को, और हिंदुओं के मत्थे मर दिया, बिल्कुल निर्दोष हिंदुओं के। और फिर वहां पे इतना कहर ढाया महबूबा मुफ्ती ने, और पीएमओ ने पूरी मदद की। ये डॉक्यूमेंट किया मैंने 640 पन्ने की किताब में। और ये देखने के बाद कि पीएमओ ने कैसे हिंदुओं पे महबूबा मुफ्ती और ISI प्लॉट को मदद करते हुए जो जम्मू में किया, ये किताब मैंने लिखी। तो आप सोच, ये 2018 की है इन्वेस्टिगेशन। लोग समझते हैं, एक इमेज बनी हुई है कि मोदी जी जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ ये CIA ने बनाई है। अच्छा, उनका प्लांट है ये। अच्छा, उन्होंने बनाई है। हिंदुओं को, हिंदू असल में ना इस्लाम से निपट सकते हैं ना क्रिश्चियनिटी से, तो इसलिए हम तो सबसे मार खाए हैं। आप उनसे निपटना जानते हैं। देखिए ना ईरान कैसे लड़ रहा है अमेरिका के साथ। अब कौन मरेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो अलग बात है, पर लड़। हिंदू के पास 1200 साल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के झेल के आतंक, बहुत हिंदू समाज कमजोर हो चुका है। इसलिए हमें जो भी नैरेटिव परोसा जाता है हम मान लेते हैं। मैं कह रही हूँ इस अमेरिकन डीप स्टेट यानी CIA फ्लोटेड नैरेटिव था। मोदी जी CIA ट्रेंड बंदे हैं। 1993 में इनको पिकअप किया ACYPL ने CIA की ट्रेनिंग के लिए। कैसे हो गया? 1994 में, अगले ही साल, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो ये आपको कब पता चला कि ये जो है CIA के पिछले 4-5 सालों में ये बात शुरू हुई। अच्छा, एकदम विश्वास करना आसान नहीं होता। फिर सबसे पहले ACYPL की वेबसाइट पे देखा, वहां इनका नाम है कि इनके ट्रेंड है। यही नहीं, नुपुर शर्मा भी ACYPL की ट्रेंड है, और सुधांशु त्रिवेदी भी, ऐसे कई सारे ग्लोबल लीडर्स बहुत से हैं। तो जब पता चला, धीरे धीरे समझ नहीं आता था पहले तो कि इतने हिंदू विरोधी क्यों हैं। हिंदुओं ने जी जान से इनको सपोर्ट किया और ये सोचा कि अभी तक जो हमारे साथ हमारे ही मुल्क में अन्याय होता है और जिस तेजी से धर्मांतरण का हक दे दिया गया है,
उन मजहबों को जो चाहते हैं कि हिंदू धर्म का खात्मा हो। क्रिश्चियनिटी का भी खुला ऐलान है कि ये हिंदू धर्म का खात्मा होना चाहिए, और इस्लाम का भी है कि काफिर नहीं बचने चाहिए। तो हम तो काफिर दोनों तरफ से मार खा रहे थे। तो हमने सोचा ये मोदी आके हमें बचाएगा। ये तो इतना धर्म और देशद्रोही निकला, मैं तो कह रही हूं इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना इसने हिंदू समाज को, धर्म को नुकसान, अंदर में घुस के नौटंकी करके, जैसे रावण आया था ना साधु का वेश लेकर सीता को हरण करने, तो ये आदमी भी इसी किस्म से साधु का वेश, वो देखा नहीं आपने, हल्दी लगाएगा, तिलक लगाएगा, नौटंकी करेगा, मंदिरों में जाके नौटंकी करेगा, 20 कैमरा के आगे हाथ जोड़ रहा है। कौन करता है ये ऐसी नौटंकियां अगर सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए ना हो? अच्छा, आप उनकी विश्व गुरु की इमेज बनी हुई है, ये कहा जाता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, फिर ये कहा जाता है कि वो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं देश के लिए। एक एक बात करो, विश्व गुरु की इमेज जो है ना, विश्व कुली भी नहीं है ये आदमी जी। जो फार्मा माफिया, अब मुझे पता है पहली वाली बातें सब एडिट कर देंगे, केवल ये चलाएंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेंगी, जहां मैं कह रही हूँ कि ये इस्लाम परस्त है। अब एडिट करने वाले नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप चलिए, मेरे पास ओरिजिनल तो है ही ना, देख लेंगे हम भी, वो भी तो आप विश्व गुरु। अच्छा, विश्व गुरु देखिए, विश्व गुरु के लिए सबसे मेरी बड़ी इनसे यही शिकायत थी, जब इन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान 2013 और 14 में ये कहा कि ये भारत को विश्व गुरु का स्टेटस दोबारा से दिलवाएंगे, जो भारत था। हमारी ज्ञान परंपराएं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में है, चाहे साइंस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे आर्किटेक्चर में हो, मतलब भारत का कोई मुकाबला था ही नहीं। इसीलिए हजारों मील से दूर आक्रांता आते रहे। इस्लामी आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर पोर्चुगीज आए, क्योंकि हम बहुत शिखर पर थे। फिर सब लूट गए हमें, ज्ञान परंपरा को भी और धन दौलत को भी। तो इसने कहा जी मैं ज्ञान के क्षेत्र में, नॉलेज की ये जो सेंचुरी है इसमें विश्व गुरु बनाऊंगा। तो हमने सोचा शायद कुछ करने वाला है। अब जैसे ही इसने एक 12वीं पास महिला को, जो मैकडोनल्ड में सफाई का काम करती थी, फिर सास बहू सीरियल में काम करती थी, यानी कोई पढ़ाई लिखाई उसने की नहीं, जिसने यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा, कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए फर्स्ट ईयर उसने एडमिशन ली, वो भी कंप्लीट नहीं किया। कॉरेस्पॉन्डेंस में तो हो ही जाते हैं ना जिनको किसी रेगुलर कॉलेज में जगह नहीं मिलती। तो मैं सुन रह गई, ये हमसे मजाक कर रहा है ये आदमी, क्या कर रहा है ये? तो मैंने खुल के उसी दिन से विरोध किया। आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस जी। उसी दिन, जिस दिन इसकी कैबिनेट स्वेरिंग हुई है, सबसे पहले बयान मधुकेश्वर के आए, तहलका मच गया। अरे मधु तो इसके गुण गाती थी। गुण सिर्फ ये गाए कि ये इस्लाम विरोधी नहीं है, ये इस्लाम परस्त है, ये तो गांधी मार्क 2 है। जैसे गांधी ने मुसलमानों के आगे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हिंदुओं को इतना सताया, तो इसीलिए गोडसे ने गोली मारी थी ना। वो हिंदू तंग थे, मेरे भी फैमिली पार्टीशन रेफ्यूजी फैमिली है, तो मैं तो जानती हूँ मेरे माँ पिता किस हाल में आए थे और कितने दुखी थे गांधी के व्यवहार से, नेहरू के व्यवहार से। वो सब तो मैंने उनसे सुना है, मैं तो पैदा नहीं हुई थी तब। तो जो गांधी ने किया, ये 10 कदम जाके वो ही करना शुरू हो गया। तो एजुकेशन में इसने धोखा दिया। तो मैंने तुरंत कहा कि उस वक्त मैंने कोई सवाल नहीं उठाया कि इसका निजी क्या है, रिश्ता है नहीं है। उसके बाद बहुत से चर्चे हो रहे थे इन्हीं की पार्टी में, मैंने कभी उन चर्चों को हवा नहीं दी। स्मृति ईरानी के साथ हो, एक्स के साथ हो, वाई के साथ हो, जेड के साथ, ये मैंने इन चर्चों को, मुझे बहुत कुछ मालूम होने के बावजूद हवा नहीं दी। यहाँ तक कि मानसी सोनी का तो चर्चा मधुकेश्वर का नहीं है, मुझे पता था। सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची हुई है कहानी।
वो फाइल भी मैंने पूरी देखी 2015 में इसके प्रधानमंत्री बनने आपने के सीडी बाद। भी देखी है? कहा मुझे दिखाई गई। अच्छा जी जी। इन्हीं के ब्यूरोक्रेट द्वारा। अच्छा और पूरी फाइल मुझे दिखाई गई, मिनट टू मिनट क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी मैंने उस मुद्दे को इतना नहीं उठाया। एक तो मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। जी। अब मुझे क्या पता सुप्रीम कोर्ट दब्बू होते हैं, वैसे तो पता ही हमारी अदालतें क्या होती हैं। हमारी क्या, अमेरिका की भी अदालतें क्या होती हैं वो देख। अब तो एप्स्टीन फाइल्स ने जी। बहुत कुछ बता दिया जी। अमेरिका और यूरोप के बारे में भी। जी। तो मैंने शोर शराबा नहीं मचाया ना जी। उस पे। जी। स्वामी मचाता रहा। जी जी स्वामी बार बार कहते पर अब मुझे कहते हैं प्रूफ दो। हैं। मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से मांगो। जी एक केस का तो 100% प्रूफ है ना। जी। तो नहीं, आप ये भी कह रही है ना मैडम कि इंडस्ट्रियल स्केल पर है। हाँ वो है। हाँ। इनके लोग कहते हैं। जी गुजरात से जी। जहां ये रहा है, जी कितने मेरे पास फोन आए हैं, कितने जर्नलिस्ट के। और तो और छोड़ो, कल या परसों जी। परसों इनके जो बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे हैं और इनके चीफ सेक्रेटरी भी थे, व्यास साहब की बात। व्यास साहब, जी और मिनिस्टर भी थे, जी स्कॉलर भी हैं, जी। बहुत पढ़े लिखे जी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी और कहा मैं आपको अपनी चैनल पे लाना चाहता हूँ। इस आदमी ने वाकई अंधेर मचाया हुआ था। और अगर वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जो इसके करीबी रहे हैं, जी फिर ऐसे गुजरात के जर्नलिस्ट जी जिन्होंने मुझे खुलकर बताया है कि इसकी नाइट लाइफ को वो रोज रात को देखते थे, इसके पीछे पीछे फॉलो करते थे। अच्छा। जब ये निकलता था सीएम, ये मैं नहीं कह रही हूँ जी ना, मैंने फॉलो किया है, जी। पर वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं इसके चर्चे बहुत है। इसके चर्चे मैंने अनेकों सुने थे जी गुजरात में जी 2015 के बाद। क्योंकि जब ये किताब आई तो बहुत से लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि ये भी पहलू है इन साहब का। जी तो जैसे जैसे पहलू दिखते गए, देखिए जहां तक पर्सनल लाइफ है, सेक्स लाइफ है, जी उसमें मैंने कभी भी उसको सनसनीखेज रूप में तो क्या किसी भी रूप में पेश जी। करने का जी प्रयास नहीं किया। जी लेकिन इसके बाकी दुष्कर्म जी। जो मैं कह रही हूँ ना, मोदी के अक्षम्य अपराध, मोदी से मोह भंग की इतनी 2-2 घंटे की वीडियो है मेरी, जी और फार्मा माफिया का, ग्लोबलिस्ट माफिया का ये कुली है। हाँ, विश्व गुरु बन सकता है जो आदमी एक बोगस वायरस को लेके जहरीली वैक्सीन ठुकवा रहा है अपने लोगों पे। उस वक्त मैंने कम से कम 11-12 वीडियो बनाए थे, कुछ अपने चैनल से, कुछ औरों के चैनल के साथ, जहां मैंने कहा था ये माफ नहीं होगा तुम्हें, और तुम अगर यहाँ बंदूक रख के कहो या तो गोली खाओ या वैक्सीन लो, मैं तब भी नरेंद्र मोदी तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी, गोली खा लूंगी। इतने खुलेआम मैंने इसका विरोध तब भी किया। और आयुर्वेद पर जो इसने प्रहार किए, कि आयुर्वेद के जैसे पतंजलि ने ही कहा कि हमारे पास वायरस का बड़ा सीधा इलाज है, और मैंने किया, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई, मैंने वो काढ़े ही पिए जो हमारी नानी दादी के नुस्खे होते थे, या पतंजलि के काढ़े। 1500-2000 केस इसने क्रिमिनल केस लगवा दिए पतंजलि के ऊपर और बाकी वैद्यों पर, जिन्होंने कहा कि बहुत आसान है किसी भी वायरस को संभालना। हजारों लाखों लोग मरे हैं यहाँ पे, मौत भारत में, दुनिया में भी। आप जानते हैं इस वक्त कहर मचा हुआ है बिल गेट्स को, फार्मा माफिया को लेके, सोरोस और ये जो सारा ग्लोबलिस्ट माफिया है, कि इन्होंने एक के बाद एक कैसे कैसी जहरीली दवाइयां, वैक्सीन ही नहीं दवाइयां भी ठोकी हैं लोगों को, बच्चों को, नवजात शिशुओं को 25-30 पैदा होते ही लगा रहे हैं वैक्सीन। कभी सुना था ये? तो ये तो जेनोसाइडल एजेंडा है, और ये सबसे लॉयल ब्रांड एम्बेसडर बनके मटकता फिरता है। और मैंने तो शायद एक वीडियो में ये भी कहा था, या इसका टाइटल ही था, कि मोदी को हर बारात का दूल्हा बनना होता है, चाहे वो वैक्सीन की, जेनोसाइडल वैक्सीन की बात क्यों ना हो। तो आपने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया था, अय्याशी का लफ्ज भी इस्तेमाल हाँ, किया। अय्याश है, अय्याश है जी।
और ये अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, हाँ। पर अय्याशी, जी। ये सारा गुजरात कहता है, अच्छा। इसके करीबी कहते हैं, जिन्होंने इसको करीब से देखा है, क्या क्या कहानियां सुनी है मैंने, जी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं जी। कि उस लड़की को चेन से बांध कर रखा हुआ था, और बहुत से किस्से इसके बहुत चर्चित हैं, आपको भी पता होंगे। जी। और ये मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए मेरे सामने, नहीं क्योंकि सारे जर्नलिस्ट आते हैं, अच्छा ये कैसे ऐसे ऐसे मासूम बन के मेरे से उगलवाना चाहते हैं, पता सबको है। मैं, आपने कभी मुझे प्रेस क्लब में देखा? नहीं। मुझे आपने कभी किसी पार्टी के ऑफिस में देखा? नहीं। कभी पॉलिटिशियंस के आसपास मंडराते देखा? नहीं। इसका मतलब जहां गॉसिप मिलती है मैं वहां जाती भी नहीं हूँ। सबसे ज्यादा किसी को गॉसिप चाहिए तो प्रेस क्लब में बैठता है, शाम को वो दारू पी के लोग क्या क्या बोल जाते हैं, मैं तो नहीं जाती। मेरे पास खुद जानकारियां चलकर क्यों आती है? क्योंकि वो सब लोग जो डरते हैं एक तो कुछ कहने को, और दूसरे जो सोचते हैं कि मैं निडरता से इसका इस्तेमाल करने की क्षमता रखती हूँ और दबती नहीं हूँ किसी से, तो वही वो तो पहुंचाते हैं। जी, तो वही तो कह रहा हूँ, आप में जो करेज है, जो हिम्मत है, इतनी बड़ी बात कह रही है, और आप जानती है कि बीजेपी का इकोसिस्टम कैसा काम करता है। आपने अमित मालविया का भी नाम लिया, स्मृति ईरानी का नाम लिया आपने, फिर उसके बाद कंगना रनावत का मैंने नहीं लिया ना। हाँ, अच्छा, मैं वो स्वामी लेते हैं। हाँ। कंगना जाने, वो जाने, अमित मालविया का तो नाम लिया। अरे वो पोर्नोग्राफी पेडलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये कहती हूँ, जितनी भी हसीन सुंदरियां इनके करीब आई होंगी, जो भी, अब गिन लीजिए कौन कौन आई है, मेरा मानना है उनको बताना चाहिए कि क्या वो अनुभव सुखद था या नहीं। उनमें ये न्यूज एंकर्स भी जो महिलाएं जो बड़ी ग्लैमरस वाली हैं, उनको भी बताना चाहिए कि उनका अनुभव कैसा था, नहीं था। तो आप चित्रा त्रिपाठी आपके खिलाफ बोल रहे थे। वाह वाह जी। अब सुनना चाहते हैं चित्रा के बारे में क्या कहूंगी? जी देखिए, चित्रा जी का जहां तक सवाल है ना, तो चित्रा जी को अल्लाह ने बेइंतहा हुस्न बख्शा है, कि तो मानेंगे बहुत सुंदर है, बहुत ग्लैमरस है। मैं तो फटीचर सी आया लगती हूँ उनके सामने। नहीं, मेरा मतलब बहुत ग्लैमरस है। और मुझे अच्छा लगता है, आंखों को भाती है ऐसी महिलाएं इतनी सुंदर हो तो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ज्यादा अकल नहीं बख्शी और इंटेग्रिटी तो है ही नहीं। ये कमजोरी जो है, पर ये एक टीवी की ग्लैमरस एंकर बनने के लिए पर्याप्त होता है कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत ग्लिब हैं, मतलब फराटेदार बोल सकती हैं। उसके बाद किसी एंकर से उम्मीद की नहीं जाती कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। ये टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है कि आपने क्या बोलना है, किसकी किन शब्दों में ठुकाई करनी है, किसकी थोड़ी चमचागिरी भी कर देनी है, किसकी तरफ मुस्कुराना है, किसकी तरफ डांट के बोलना है। ये एंकर को, ये फीमेल एंकर्स विशेषकर यही काम इनसे कराया जाता है ना। कोई दिमागी काम तो नहीं, अपना स्क्रिप्ट भी नहीं लिख सकती, स्क्रिप्ट भी कोई दे रहा है। अब जैसे मैं जो भी अपनी वीडियो बनाती हूँ, एक एक लफ्ज मेरा लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखती है, इनको जो टेलीप्रॉम्प्टर पे भेज दिया इन्होंने, जैसे कि मोदी साहब को आता है। हाँ, आता बिल्कुल। तो ये ऐसे करती है। अब ये महिला ना तो मुझसे कभी मिली है 2 मिनट के लिए भी, 1.5 मिनट के लिए भी, ना मेरा कोई वास्ता है इनसे। एकाएक उठ के मेरे ऊपर ये आरोप लगाती है, हाँ मुझे पता है ये राज्यसभा सीट मांगती थी, जबकि मैं कह चुकी हूँ जो भी सिद्ध कर दे कि मैंने कभी किसी पार्टी से कुछ भी मांगा हो अपने लिए तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी। उसके बावजूद उस वक्त नहीं आई ना कि मेरे पास ये प्रूफ है, इस दिन तुम्हें मैंने ये कर। अब ये बताओ, इनकी हैसियत है कि मैं इनको बोलूंगी मुझे राज्यसभा बनवा दो? इनकी हैसियत है? इनकी खुद की क्या है ना? तो मेरा मानना है जो महिलाएं, अब शब्द लोगों ने इस्तेमाल किया कास्टिंग काउच, और ये चिल्ला उठी,
ये कास्टिंग काउच, ये मधुकेश्वर महिला होके महिलाओं के खिलाफ बोलती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ बोल दिया। मैं नहीं बोल रही, ये भाजपा आरएसएस के लोग इससे भद्दी बातें बोल चुके हैं और सब जर्नलिस्ट को पता है। और जो महिला तिलमिला उठती है कास्टिंग काउच शब्द से, जबकि उसे पता है जर्नलिज्म में, टीवी में, ग्लैमर वर्ल्ड में, लीगल प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, हर जगह, और पॉलिटिक्स में तो है ही है कास्टिंग काउच। जो महिला तिलमिलाती है ना कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये महिलाओं को पीछे धकेलने वाली बात है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं तो क्यों नहीं आप खुल के कहेंगे कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। कुछ महिलाओं के साथ मजबूरी, उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, बहुत सी महिलाओं को मजबूरी सरेंडर करना पड़ता है, और बहुत सी बड़ी खुशी से लौटती हुई पहुंच जाती हैं, क्योंकि करियर एडवांसमेंट बहुत तेजी होती है अगर आप कास्टिंग काउच के लिए तैयार हैं। और कुछ बेचारी बदहाल होके निकल आती है वहां से। तो चित्रा त्रिपाठी जी सबसे पहले उठ के आई जब मेरे पे आक्षेप लगाने, तो मेरा उनसे सवाल ये है, महिला होने के नाम से बहुत तिलमिला गई आप चित्रा जी। इतने सालों से मधुकेश्वर को रंडी, कुत्ती और क्या क्या गंदी गालियां दी जा रही थी, हजारों की संख्या में हर साल, एक बंदा नहीं। अमित मालविया का जो सारा तंत्र है मधुकेश्वर को चुप कराने में, बदनाम करने में लगा हुआ था। तब तो आप तिलमिलाई नहीं। अब क्यों तिलमिलाई? क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना प्रेस्टिट्यूट्स, जिनको कोई प्रलोभन दे के काम करवाया जा सके, ये उसकी पहचान होती है कि आप हुकूमत या जो भी सत्ताधारी है या आपके बॉसेस हैं, जिसने भी आपको कहा होगा, जिसकी खिदमत में आपने वो बयान पेश कर दिया झूठा फरेबी, तो तरस आता है। क्योंकि चित्रा जी आप तो क्या पहनेंगी वो भी नहीं डिसाइड कर सकती, वो भी आपकी टीवी चैनल वाले डिसाइड करते हैं। क्या बोलेंगी वो भी डिसाइड नहीं कर सकती। तो मधुकेश्वर पर जो आरोप लगना था वो भी किसी और ने आपको लिख के दे दिया होगा और आपने कर दिया। आपकी मजबूरी मैं समझती हूँ, इसलिए सहानुभूति भी रखती हूँ। आपसे गुस्सा क्या ही करूं, क्योंकि आप तो किसी और के इशारों पर नाचने वाली बहुत सुंदर गुड़िया हैं। आखिरी मेरा सवाल ये है कि हमारी जो इंडिया का जो सियासी कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें जो है सेक्स लाइफ एक जो है डार्क अंडरबेली रहा है। अभी इप्स्टीन फाइल की बाज़गश जारी थी, आपने जब ये सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए, आपके पास एविडेंस भी है कुछ चीज़ों के, तो उसके बाद जो है कुछ लोगों को और हिम्मत मिली, करेज मिला। गुजरात से सीमा गोविंद साहिबा ने जो है तो अपना ट्विटर पे डाला, उन्होंने एक्स पर जो है वो डाला। फिर उसके बाद जो है नागेश्वर राव साहब जो है सीबीआई के एक्स डायरेक्टर, उन्होंने कहा, और भी आवाज़ें बाहर आ रही है। तो इसके बावजूद हमारे मुल्क में जिस तरह का भूचाल आना चाहिए था, जो मोरालिटी की जो बात है, अमेरिका में अगर होता है, वेस्ट में होता है, अगर ऐसे कोई मामला सामने आता है तो धड़ाधड़ इस्तीफे हो जाते हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या हुआ अमेरिका में? ये खुलासे बहुत बारीकी से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किए कि बिल गेट्स जेनोसाइडल है जी। और ये जो ग्लोबलिस्ट एप्स्टीन माफिया है, इसमें कौन कौन लोग लिप्त थे जी। उनमें ओबामा, उनमें क्लिंटन, हिलरी, कितने बड़े बड़े लोग लिप्त पाए गए जी। जेल में है क्या? बिल गेट्स जेल में है क्या? इसको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए बिल गेट्स को, जो इसने काम किया है जी। जो इस्लाम में पब्लिक फ्लॉगिंग होती है ना, हाँ। उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, पर बिल गेट्स को मौत मिलनी चाहिए। मैं मानती हूँ इतना दुष्ट आत्मा ये है। क्या किया? अभी तक वो जेल में है नहीं। अभी भी कितने मुल्क, मोदी जी समेत भारत में, उसको रेड कार्पेट ऑफर कर रहे हैं, आइए यहाँ पे सेटअप कीजिए, आयुर्वेद की सारी रिसर्च आपको सौंपते हैं। और कितने और देशों में जो HPV वैक्सीन लग रही है टीनेज गर्ल्स को स्कूल में
जबरन, जिससे वो बांझ भी हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, क्या क्या बीमारियां उस वैक्सीन से, और कितनी मर भी गई। उसके बावजूद बिल गेट्स लगवा रहा है, उसके बावजूद मलेरिया कंट्रोल के नाम पे आ रहा है, जबकि सबको पता है इसकी मलेरिया कंट्रोल की जो बड़ी लैब है वो स्पेशल ब्रीड ऑफ मलेरिया वो कर रहा है अरबों की संख्या में। और मलेरिया का जो नया स्पीशीज उसने तैयार किया है वो वही काम करता है जो वैक्सीन करती है, आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन में ही डिस्टॉर्शन ला देता है। मरा वो अभी तक जेल पहुंचा, तो ये मत कहिए। और ये देखिए, मेरा छोटा सा ट्वीट था जी, अनायास लिखा गया, क्योंकि ये बातें मैं 11 साल से बोल रही थी, इससे कड़े शब्दों में बोल रही थी जी। उस दिन क्या हुआ, नवरात्रे चल रहे थे, उस दिन चंडी वाला होमम का दिन था, कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी, और ना तो मैं ऐसा नहीं कि कोई चंडी पूजा करके बैठी हूँ या दुर्गा पूजा करके बैठी हूँ और देवी ने मुझे कहा हो कि ये कर दे। लेकिन उसी दिन अनायास मैं स्वामी का वो छोटा सा वीडियो देखती हूँ। ऐसे वीडियो मैं दर्जनों बार देख चुकी थी, मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। ऐसे ही हो गया, मैंने ट्वीट कर दिया कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये सब पता है। और मैंने ये भी कहा कि ये सब बातें मैं ओवरलुक कर देती, ये सब मुझे पता थी, कब से मेरे कानों में आ रही थी, कुछ लोगों ने एविडेंस भी दिए। लेकिन अगर इसने देश और धर्म के साथ इतने जुल्म न किए होते, इतना विश्वासघात न किया होता, तो मैं माफ कर देती। मैं ओवरलुक, माफ नहीं ओवरलुक कर देती, चलो कुछ तो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं। अब वो ट्वीट 13 मिलियन, कभी सुना है कोई ट्वीट एवे ही इतनी उसको मिल जाए हवा? तो इसका मतलब देश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, डरे हुए हैं। मुझे दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस डरे हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स डरे हुए हैं, IAS ऑफिसर्स डरे हुए हैं, जो भी है सब डरे हुए हैं। और मुझसे फोन पे भी जो बात करता है ना, उसकी भी रूह कांपती है कि पता नहीं मधु किश्वर का फोन तो टैप हो ही रहा होगा, इसको पता चल गया हमने फोन किया है तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो। तो बहुत दहशत में लोग जी रहे हैं। तो मगर ये बात सही कह रही है आप, बिल्कुल आपने बहुत हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बीजेपी का सिस्टम, RSS का जो इकोसिस्टम है, वो आपके खिलाफ नहीं आया, ना आपके खिलाफ नहीं है। अरे 11-12 साल से मुझे इतने भद्दे आरोप लगा रहे, केस भी दर्ज किए, ये जो मेरे ऊपर पहले भी 3 केस डेफेमेशन के भाजपा रूल्ड स्टेट्स में हो चुके हैं। पहले JNK में जब बीजेपी और PDP की सरकार थी, वो तो जानलेवा था जो मेरे पे डेफेमेशन केस किया गया, शुजात बुखारी द्वारा करवाया गया। ये तो इन्हीं का बंदा था, करोड़ों रुपया उसको देते थे। उसके बाद बेंगलोर में एक दर्ज है ही है, उसके बाद यहाँ तहाँ और भी केस हुए, अब काशी में एक हो गया है। अब होता क्या है कि अक्सर लोग बड़े बड़े धन्ना सेठ भी डर जाते हैं ED रेड ना हो जाए, और जजेस भी डर जाते हैं कि हमारी अगली पोस्टिंग ऐसी ना हो जाए, या हमें पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो हमें गद्दी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, या जो भी बड़े बड़े अफसर भी डर जाते हैं कि हमारी पेंशन ही ना कहीं जब्त कर ले। अब डरपोक मुल्क जब इतना बन गया है, और डरपोक आदमी वही होता है नंबर 1 जिसने थोड़ी कॉम्प्रोमाइजेस की हो, कुछ उसके अपने पास्ट हिस्ट्री में ऐसे काम हो जो अगर उजागर हो गए तो बदहाली हो सकती है, सरकार उसकी मरोड़ सकती है, कलाई भी और गर्दन भी। एक तो ये, और दूसरा मेरे बच्चों का क्या होगा, ये तो 3 पीढ़ियों तक का भी नुकसान करने की क्षमता रखता है। ईश्वर की कृपा है कि मैंने मेरे बच्चे भी नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं थी, मैंने शादी नहीं की, तो मुझे वो परिवार की चिंता नहीं है कि मेरे बाद क्या होगा, उनको सताएगा, मुझे तो चलो जैसे तैसे मैं निपट लूं। तो एक तो उससे निडरता आती है, दूसरा मैं सही में एक सनातनी हिंदू वैल्यूज में क्योंकि मानती हूँ, तो मैं मानती हूँ जितने मेरे श्वास हैं
वो ईश्वर के हाथ में है। जिसने मुझे पैदा किया उसने मेरे श्वास भी गिन के दे दिए, जी और मैं कब जीऊं कब मरूं ये ना मेरे हाथ है ना मोदी के। जी तो काहे को डरूं? जिसने पैदा किया है वो चिंता करे ना मुझे कैसे कब मरवाना है। तो मोदी जी से या किसी से भी मैं डरती नहीं, जो मोदी जी की जो इमेज बिल्डिंग की गई है, विश्व गुरु है, 18 घंटे बता दिया ना। नॉन पॉलिटिकल है। देखिए, विश्व गुरु विश्व कुली है जो आदमी बिल गेट्स का चपरासी बन के जी। घूमता फिरता है। जी आपने देखा था हाँ, वो जो पीएमओ हाँ, में लेके आया था उसको, फिर उसको बिठा रहा है, वो बोर है बेचारा, हो रहा है कि ये क्या नौटंकी कर रहा है, इतनी चमचागिरी की क्या जरूरत है कैमरा के सामने। ये मूर्ख जी कैमरा लेके पूरी चमचागिरी कर रहा है कि मैंने कैसे वैक्सीन करवाई, जबरन तो नहीं, मैंने खुद लगवाई। वो नकली लगवाई थी इसने वैक्सीन, असली नहीं थी। जी और फिर अब मैं HPV वैक्सीन कैसे ठुकवा रहा हूँ, और वो बोर होके सुन रहा है इसको। हाँ, तो जो एक क्रिमिनल, ग्लोबल क्रिमिनल, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि उसको तो वो सजा मिलनी चाहिए जो आज तक इतिहास में किसी को मिली नहीं, उसका चमचा चपरासी बन के ये घूमता फिरा है, ब्रांड एम्बेसडर वैक्सीन का। ये ऐसा बंदा विश्व गुरु हो सकता है? तो ये वो तो कहते हैं कि मैं फ्रेंड डोनाल्ड फ्रेंड ट्रम्प कहते हैं। हर एक जो है वो सरकाज़म का आपने शब्द सुना है कभी? सरकाज़म क्या होता है? माय डियर फ्रेंड करके, ही विल नॉट गो अगेंस्ट मी, वो ये भी कह देता है। ये उसकी कहने का आशय, मोदी की हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ जा सके, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो मान लेगा। ये है उसका असली मतलब। माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ही विल नॉट डिसएग्री विद मी, इसका क्या मतलब है? तो इसके दुष्कर्मों के किस्से और एविडेंस बहुत लोगों के पास है जी, बहुत लोगों के पास है। और मैंने एक तो उदाहरण दिया भी था ट्वीट में जी। तो बहुत लोग इसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। फाइनली एक आपको ब्लैकमेल पॉइंट बताऊं जी, सुन लीजिए ध्यान से। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री दुनिया में होगा जी, या कोई भी बड़ा आदमी जो अपनी मीडिया मैनेजमेंट पूरी की पूरी एक पॉर्न पेडलर को सौंप दे, उसको इंचार्ज बना दे। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मैनेज करना और सोशल मीडिया को भी। यू मीन आप अमित मालविया की बात कर रही हूँ, उसके पुराने ट्वीट्स हैं और बाद के भी हैं, जब वो खुल के बात कर रहा है कि वो स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड पोर्नोग्राफी सप्लाई करता है अपने कस्टमर्स को। ये उसका काम है। मैं आपको ट्वीट दिखा दूंगी, अभी भी मेरे फोन पे होगा। अब ये बताइए, इसका मतलब सब जब खुलासे हो चुके हैं, मान लीजिए पहले नहीं पता था, तो क्या इसका हम ये अंदेशा लगाएं या इसका क्या ये मैसेज मिलता हमें कि ये इन नेताओं को, मोदी जी को भी क्या ओब्लाइज पोर्नोग्राफी से कर रहा था? क्यों ऐसे आदमी को रखा है? मेरे ऑफिस में यदि मुझे पता चल जाए ना, मेरे ऑफिस का प्यून भी पोर्नोग्राफी देखता है, 1 मिनट में उसकी छुट्टी कर दूं मैं। और मुझे याद है किसी जमाने में जब मैं CSDS में प्रोफेसर थी, तो मेरे पास एक इंटर्न आया था और उसने हमारे ऑफिस के, मेरे मानुषी के कंप्यूटर पे उसने देखी पॉर्न और एकाएक पॉर्न आने लगी। तुरंत उसी को ही नहीं निकाला, वो सारे कंप्यूटर की मैंने सफाई की और उसके बाद मैंने CCTV कैमरा इस तरह लगवाए कि हर कंप्यूटर की स्क्रीन की खबर मेरे पास हो। और मैं चेक करती रहती हूँ सबके कंप्यूटर हमारे ऑफिस में जो भी है कि गंद कोई देख। मैं तो कह रही हूँ, मेरा इनफैक्ट मैं यहाँ तक कड़क हूँ इस मामले में कि जो मेरा किसी जमाने में ड्राइवर था, तो आप जानते हैं ड्राइवर जब वेले बैठे होते हैं 5-10 बॉसेस के, तो एक दूसरे के साथ या तो गॉसिप करते हैं या पॉर्न शेयर करते हैं, ऐसे घटिया चीजें। कुछ एक लोग भजन भी करते होंगे, पर अक्सर ड्राइवर्स ये करते हैं। मुझे जब पता चला उसी से कि ये आपस में ये शेयर कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप बाहर नहीं बैठेंगे, आप मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग सिखाऊंगी, आपने सीखना ही है। और आप बाहर बैठ के ना गॉसिप सुनेंगे मेरे कॉलीग्स के बारे में और ना ये गंद
आपको मैं देखने दूंगी। और अगर आप यहाँ आके जबरन, उसका मन नहीं था कंप्यूटर सीखना, एयर कंडीशनड ऑफिस में मैंने उसे बिठाया और मैंने कहा आपने सीखना, और उसने सीखा और उसको फिर मैंने ड्राइवरी से हटा के और कामों में लगा दिया। मैं इतनी कड़क हूँ इस मामले में। वो नहीं भी देखता था और उसको दिखाने लग गए थे, ये खबर ही मेरे तक पहुंची जब, तो मैंने उसको ड्राइवरों के साथ जो ये शेयर करते थे वहां उसका उठना बैठना बंद कर दिया। अब मोदी जी को पता है, खुल के लोग कह रहे हैं, मधुकेश्वर ही नहीं केवल, उसके ट्वीट्स सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं, जहां अमित मालविया खुद कह रहा है हम कस्टमाइज्ड पोर्नोग्राफी सप्लाई करते हैं। तो क्या ये भाजपा के नेताओं को या मोदी जी को या अन्य वरिष्ठ नेताओं को ये सप्लाई करता था, इसलिए वो इसके मुरीद बने हुए? क्या वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है कि ये मैं ये सप्लाई करता? उसके पास तो सारा एविडेंस होगा ना, इससे क्या क्या मांगते थे जी। ये क्या कारण है? आप करें, मान लो आप स्वयं भी अगर पोर्नोग्राफी देखते हो जी, लेकिन क्या आप अपने चैनल का हेड किसी पोर्नोग्राफी पेडलर को बना दे? या अपने घर में अपने बच्चे के ट्यूटर को किसी पोर्न पेडलर को एक बच्चे की ट्यूशन के लिए भी रखे जी। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने क्यों रखा हुआ है? क्यों झेल रहे हैं इतने सालों से उसको? नहीं कर पा रहे। या हरदीप पुरी जी का अगर नाम आ गया एप्स्टीन फाइल्स में, और बहुतों के और नाम है। अब उसी पे से याद आया कि एमजे अकबर साहब को तो आपने रिजाइन करवा दिया। मैंने नहीं करवाया। नहीं, आपने नहीं, कहने का मतलब जो है, क्या किया था? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे मोदी ने करवाया। हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, उस तरफ कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने रिजाइन करवा दिया, हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है, आपने रिजाइन करवाते, आप अमित तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है जी? ना वो कर रहा है ना ये करवा रहे हैं। इसका यही मतलब है कि डर है इन्हें कि और बहुत से खुलासे हो जाएंगे अगर मैंने जरा भी क्रैकडाउन किया, जिनको ग्लोबलिस्ट माफिया की प्रोटेक्शन प्राप्त है जी। या अमित मालविया जैसा व्यक्ति। मुझे लग रहा है बेचारे अमित मालविया को तो बड़ा अफसोस होगा, मेरा नाम क्यों नहीं आया। मेरे लिए तो वहाँ स्पेशल जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि ये है तो उसी क्वालिटी का। तो ये मिनी एप्स्टीन एम्पायर तो यहाँ चला ही रहा था ना जी। तो क्या ही कहें। अब ये तो अच्छा, इसका तो मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं ना कि वो पोर्नोग्राफी पेडलर है जी। रहा है, उसके अपने ट्वीट्स कहते हैं ये काम करता रहा है। उसको अपना सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इंचार्ज जो बनाया, तो जाहिर है अगर आप पर मानहानि का मुकदमा लग गया ना, तो मोदी लगाएंगे ना, आ जाए मैदान में जी। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मानहानि का मुकदमा, 2 साल की जेल। सच तो है, मान लो जजेस को इन्फ्लुएंस भी कर ले, जैसा आसान होता है। जो आदमी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा सकता है, उन ऐसे 2 फर्जी लड़कों को लेके जिनकी शक्ल उन्होंने कभी देखी नहीं, वो मठ में जिसमें रहते हैं वहां कभी आए नहीं, उनके मठ की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरा में कैद रहती है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो बच्चे कभी उनके पास फटके भी, और फिर भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर के उकसाने पर ये ले आते हैं 2 लड़के और कहते हैं जी इनका यौन शोषण शंकराचार्य ने किया। इतना नीच काम जो प्रधानमंत्री करा सकता है, उससे क्या डरना। ये नीचता की पराकाष्ठा है। अगर इसने वहां, असल में मुझे लग रहा है कि जो मेरा गुस्सा और बढ़ता गया, क्योंकि ये केवल अपने मिनिस्टर्स को चपड़ासी बना के नहीं रखता, किसी की औकात कुछ नहीं है, पीएमओ से सब मैनेज होता है। और पीएमओ किससे मैनेज होता है, मैंने खुल के कई बार कहा है कि मुझे तो लगता है पीएमओ आईएसआई कंट्रोल करता है और सीआईए का ये प्लांट है। तो मैं कहती हूं, जो आदमी, आप सोचिए, ग्लोबलिस्ट माफिया के इशारे पर काम कर रहा है,
और इसको सुपारी दी गई है हिंदू धर्म और हिंदू समाज को तहस नहस करो, ये मैं खुल के कहती हूँ। और जब इसने शंकराचार्य तक इस किस्म के केस लगाए, वो लाठी भी खा चुके हैं, वो केवल ये कि इसने पुरातन मंदिर तोड़वाए, इसने राम मंदिर के साथ जो असुरी काम, राक्षसी काम किए, उन्होंने विरोध किया, सही था। अब गौ रक्षा के लिए वो उठ खड़े हुए हैं। कोई मुसलमान उनको इतनी गालियां नहीं दे रहा, मैंने नहीं सुनी। ये क्यों उबला हुआ है गौ रक्षा को लेकर? समझदार मुसलमान भी गौ रक्षा को लेकर शंकराचार्य जी को गालियां नहीं दे रहे, धमकियां नहीं दे रहे, क्योंकि समझदार मुसलमान जानते हैं कि जैसे हमारे लिए सूअर का मीट हराम है, कोई हमें जबरन खिलाए तो हम उसका सरतन से जुदा कर देंगे, इसी प्रकार वो मुसलमान ये भी समझता है कि हिंदुओं के लिए गाय का मांस खाना इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। और बहुत से हिंदू इसमें बहुत गहरी आस्था रखते हैं और इसलिए वो गौ रक्षा करना चाहते हैं। भले ही हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो काउ स्मगलिंग करते हैं, ये तो सरगना बन के करवा रहा है। और गौ रक्षकों को गुंडा माली मोदी ने कहा, मुसलमानों ने नहीं कहा। आप सोचिए, तो इसको मैं हिंदू हृदय सम्राट कैसे मान लूं? बहुत शुक्रिया मधु किश्वर साहिबा, आपने सालार के लिए इतना तवील वक्त दिया। ये थी मोहतरमा मधु किश्वर साहिबा, जो मंशू मैगजीन की एडिटर भी हैं और प्रोफेसर रही हैं और कई किताबें लिखी है इन्होंने, ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम भी करती है। मधु किश्वर साहिबा का कहना है कि ये जो है हमारे मोदी साहब, ये कोई विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व कुली है। अलाहाबादी वो ये कहते हैं कि जो 18-18 घंटे का जो काम का मामला है वो अयाशी करते हैं, काम नहीं करते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो ऐसे लोगों को उन्होंने अपने इसमें आतराफ में भर रखा हुआ है, जो पोर्न पेडलर हैं और जो इनके खिलाफ जो है, अगर ये पूरी हिम्मत के साथ कह रही है, हौसले के साथ कह रही है, इनके खिलाफ अगर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2 साल की मुझे सज़ा हो सकती है, लेकिन मैं इसके लिए सब चीज़ों के लिए तैयार। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।